नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे दिसंबर मंथ के 2023 के टैट के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा, एट विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव हॉर्स रिमेन्स बीन फाउंड। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो जगह है, कौन से क्षेत्र जहां पे हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक, तो सुरकोटड़ा सही उत्तर होगा। सुरकोटड़ा में जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मानी जाती है। 4 सभ्यताओं में से सबसे पुरानी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे थी। चीन की सभ्यता जो कि हुआंग हो नदी के किनारे थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है ये इंडस रिवर के किनारे। और साथ में इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता जो कि नाइल नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। ठीक, तो ये हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। फिर हमने बात करी थी कि कोसी का काला राजा, रुपए थे 5, बनवाया हरि से, लोटा ढोलक सुराही मिले गुजरात में। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह। तो देखो, सुराही मतलब सुरकोटड़ा, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटड़ा जो हैं ये गुजरात में पड़ते हैं। गुजरात में पड़ते हैं। तो गुजरात के सुरकोटड़ा में हमें क्या मिला? घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि कैमल के कहां मिले हैं? ऊंट के अवशेष कहां देखने को मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा में। ठीक, कालीबंगा में ऊंट के अवशेष मिले। ठीक, कालीबंगा में और क्या क्या मिला है? पहली बात तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के अंदर। यहां पे चूड़ियों की फैक्ट्रियां बनी हैं, बेंगल फैक्ट्रीज। ठीक है, बेंगल फैक्ट्रीज मिली है यहां से। ठीक, और क्या क्या मिला है इस कालीबंगा से अगर हम बात करें तो यहां पे मेन 2 इंपॉर्टेंट बड़ी चीज आती हैं। यहां पे हमें जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत मतलब वो खेत जहां पे हल के निशान भी हमें देखने को मिले हैं। साथ ही में एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलों को उगाने का साक्ष्य मिला है। वो एविडेंस मिला है कि एक ही खेत में 2 फसलों को उगाया जाता था। यह भी कहां मिला है? कालीबंगा में मिला हुआ है। ठीक है, कालीबंगा जो है आपके गुजरात में, सॉरी राजस्थान में है ये। ठीक है, और ये घग्गर नदी के किनारे हुआ करता था, घग्गर नदी जो थी। ठीक, यहां से हमें खिलौने भी बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, जैसे कि बैलों की बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी, उस तरह के खिलौने भी हमें यहां से मिले हुए हैं कालीबंगा से। अब हम लोथल की बात करें कि लोथल से हमें क्या मिला है, तो लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं, फायर पिट्स। ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं हमें लोथल से। लोथल कहां है? तो ये भी आपका गुजरात में तटीय क्षेत्र में था। ठीक, लोथल साबरमती नदी के आसपास मिला है। ठीक है, और लोथल बंदरगाह था, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह हम लोथल को कहते हैं। राइट, यहां पे और क्या मिला है? तो लोथल में मॉडर्न डे की चेस मिली है। प्रेजेंट समय में जो चेस होती है गेम, उसके साक्ष्य हमें कहां मिले हैं? लोथल में मिले हैं। यहां पे हमें टेराकोटा से बनी हुई फिगर्स बनी है। फिगर्स मतलब आपके कुछ मूर्तियां टाइप देखने को मिलती हैं खिलौनों की तरह। ठीक है, टेराकोटा जो है, जैसे कि घोड़ा मिला है टेराकोटा का, जैसे कि शिप मिला है, जहाज मिले हुए हैं। टेराकोटा होता क्या है, ये पेपर में आता भी है। तो टेराकोटा चिकनी मिट्टी या फिर ईंटों को जब पका कर बनाते थे तो एक ठोस चीज बनती थी जिसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। पकी हुई मिट्टी को क्या किया? पकाया जाता था, गर्म किया जाता था उनको भट्टियों में, तो उससे टेराकोटा बनता है। ठीक है, तो जो घर हैं वो पकी हुई मिट्टी के बने होते थे, है ना, या ईंट के बनाए होते थे, जिसको हम टेराकोटा के घर बोलते थे उस समय में। राइट, तो लोथल। ठीक है, फिर रोपड़ एक इंपॉर्टेंट जगह है। रोपड़ पंजाब में पड़ती है और हमें यहां पे इंसानों के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य, एविडेंस जो है वो देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो, कालीबंगा में चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है,
एक ही खेत में दो प्रकार की फसलों को उगाने की प्रथा जो है वो पता चलती है। सुरकोटड़ा में हमें क्या मिलता है, तो घोड़े के अवशेष मिले हैं, कैमल के अवशेष, ऊंट के अवशेष कालीबंगा में मिले हैं, लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है, ठीक है, फायर पिट्स मिले हैं, चेस मिली है और टेराकोटा के कुछ खिलौने मिले हैं। क्लियर। मोहनजोदाड़ो में अगर हम बात करें, वो सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी सड़कें भी मोहनजोदाड़ो में ही थी, राइट। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा जो सील हैं, ठीक है, शिव की प्रोटो शिव जो थे उनके सील मिलती है, सील, ठीक है, जिसके उसमें एंट्री पॉइंट होते थे, अलग अलग, ब्रॉन्ज के अलग होते थे, गोल्ड के अलग होते थे। तो ये सील सबसे ज्यादा कहां मिली हैं, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। और बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, ठीक है, क्लियर, स्नानागार मिला है। और एक आपके फिगर्स मिले हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, दाढ़ी वाले, एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला एक इंसान का टोर्सो, धड़ मिला है, मतलब स्टोन का बना हुआ, ठीक है। डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रॉन्ज की, कांसे की डांसिंग गर्ल एक फिगर मिली हुई है, किस, कहां पे, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला है, तो भाई हड़प्पा में अन्नागार मिले हैं, 6 वेयर हाउस, बड़े बड़ी ग्राइंडरीज मिली हैं जहां पे अन्न रखा जाता था, फायर पिट्स, अग्नि वेदिकाएं जो है वहां पे भी मिली हुई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और देखिए शहर जो था, हड़प्पा सभ्यता में जो शहर था वो 2 भागों में बटा होता था, ठीक। एक ऊंचा भाग होता था जहां पे बिल्डिंग होती थी, इसको बोलते थे हम सिटाडेल, ठीक है ना, सिटाडेल बोलते थे, और यहां पर आम शहर होता था, राइट। तो यूजुअली ये सिर्फ 2 ही पार्ट में बटा होता था। लेकिन धौलावीरा जो आपके गुजरात में है, धौलावीरा, इसमें क्या है, धौलावीरा इकलौती ऐसी साइट है जहां को ये शहर को 3 भागों में बांटा जाता था। इसमें सिर्फ ये सिटाडेल और ये वाला अकेला नहीं था, और भी चीजें इसमें हुआ करती थी, ठीक है। तो 3 भागों में, वैसे 2 भागों में बटे होते थे शहर, इकलौती ऐसी साइट मिली है जहां पे 3 भागों में बटा हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन हुज पीरियड डिड जैन रिलीजन स्प्रेड इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके काल में हुआ था। देखिए गुप्ता पीरियड में नहीं हुआ है, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त 2 है, ठीक। तो सही आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सबसे ज्यादा विकसित हुआ था ये धर्म जो है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत कुछ प्रयास किए थे इसको फैलाने के लिए, ठीक। अब जैन धर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऋषभदेव। पहले क्या थे ये, तीर्थंकर थे या तीर्थकर थे, ठीक है, तीर्थकार थे, ये पहले तीर्थकार थे, ठीक है ना। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है ऋषभदेव को। दूसरे कौन थे, तो पाशर्वनाथ, 24वें बोलेंगे हम इनको, सॉरी माफ करना, सॉरी 23वें, ठीक है ना, 23वें थे, 23वें नंबर के फर्स्ट, और फिर 23 और 24 ही पढ़ते हैं हम। और फिर आते हैं महावीर जैन, जिनको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। इन्होंने इसकी ज्यादा प्रचार किया था इस धर्म का। ऋषभदेव हमें 1500 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब ये वैदिक काल में ही इनका वर्णन मिलता है, ठीक है भाई। महावीर जैन का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहां हुआ था भाई, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वैशाली जनपद, ठीक है ना, क्लियर। सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था, इनकी मदर थी त्रिशला, ठीक है, वाइफ इनकी थी यशोधा, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अन्नोजा या फिर प्रियदर्शनी, ठीक है। और इनका जो दामाद था, जिसको ज्वाई भी बोलते हैं हम, तो वो था, उसका नाम जमाली या फिर जामली, ये अलग अलग नाम से देखने को मिलता है। कई जगह पेपर में जमाली लिखा होता है, कई जगह जामली लिखा होता है, तो इसका दामाद था। तो ध्यान रहे ये पहला डिसाइपल भी है, फर्स्ट स्टूडेंट भी रहा है,
ठीक है, जैन का पहला स्टूडेंट भी रहा है। महावीर जैन की बात हो रही है। ठीक, महावीर जैन जो थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। ठीक है, कहां पे करी? ठीक, तो जिम्भिक गांव, ठीक है, जिम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे। ठीक, ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं। जिम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको क्या मिला था? कैवल्य। ठीक है ना, कैवल्य। देखिए, जैसे कि हम बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं कि निर्वाण मिल गया था। ठीक है, तो इनको कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज मिलता है, तो उसको क्या कहा गया है? कैवल्य। इसीलिए महावीर जैन को हम कैवलीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना आपने, कैवलीन भी बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर, और इनकी डेथ कहां हुई? फिर इनकी डेथ हुई है पावापुरी में, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पे बनते हैं। साथ ही में मीटिंग जो हुई है जैन धर्म की, उनके क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म की पहली बैठक कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अब ये जो जैन धर्म की पहली बैठक हुई है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के आसपास ही देखने को आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो फिर इसी में क्या हुआ था? जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था। एक बन गया आपका श्वेतांबर और एक बन गया दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर वो लोग जो निर्वस्त्र होते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर जो सेक्ट है इसका, वो जो कहा जा सकता है कि भाई जो जैन धर्म का एक अंग है दिगंबर, उसको फॉलो करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने साम्राज्य से नीचे साउथ इंडिया की तरफ को आ गए थे। तो लास्ट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कई बार ये, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे? तो ये कर्नाटक आ गए थे, कर्नाटका शिफ्ट हो गए थे ये। ठीक, ये भद्रबाहु जो थे उनके साथ शिफ्ट हो गए थे, और उन्होंने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला गांव में बिताए हैं। ठीक है, श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक में, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वहां पे इन्होंने चंद्रगिरी बस्ती बनाई थी। ठीक है ना, तो वहां पे उन्होंने अपने अंतिम दिन जो है वहां पे बिताए थे। उनके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म से रिलेटेड कौन सा राजा सबसे इंपॉर्टेंट आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो ये दो मीटिंग पहली होगी पाटलिपुत्र में। ठीक है, दूसरी थी वल्लभी में, वल्लभी में। तो ये भी याद रखनी है आपने, वल्लभी में। ठीक, जो पहली बैठक है उसमें हेड कौन था? तो स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र। ठीक, स्थूलभद्र। और जो वल्लभी में हुई है उसमें थे देवर्धि, क्षमा, श्रवण, देवर्धि, क्षमा, श्रवण। ठीक है, देवर्धि, क्षमा, श्रवण। ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार पेपर सिर्फ बैठकों का नहीं पूछते, हेड किसने किया है ना, चेयरमैन कौन था उस मीटिंग में, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ, कि जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये बहुत बार आता है। तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये याद रखनी है आपने। और जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? तो जैन धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु ने लिखी है। ठीक है, भद्रबाहु ने, जो दिगंबर के थे, स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर के थे। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? देखो, मीटिंग की बात कर रहे थे हम, तो चौथी बौद्ध मीटिंग कहां हुई है? ठीक, चलिए इसकी पहले हम थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं।
ठीक है, इसके बारे में कि कौन कौन सी मीटिंग कहां कहां पे रखी गई थी। ठीक, तो सबसे पहली कहां, देखो RVPK है, बस इतना याद रखना है आपने, बौद्ध मीटिंग जो है RVPK है। सबसे पहले कहां हुई? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में पहली हुई है, राजगृह में। दूसरी हुई है वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। और चौथी जो है वो हुई है आपके कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में चौथी बौद्ध मीटिंग कहां हुई है? तो कुंडल वन में। ठीक, तो ये याद रखना आपने। अब कुंडल वन कहां पड़ा? तो कश्मीर में पड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कश्मीर के अंदर। क्लियर है, ये आपको याद रखनी है। ठीक, तो पहली जो हुई है राजगृह में, उस समय राजा कौन था भाई? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु जो थे वो राजा हुआ करते थे उस समय। ठीक है, और ये हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। वैशाली में जो हुई है उस समय कौन था? वैशाली के समय में कालाशोक। कालाशोक। पाटलिपुत्र में अशोक उस समय राजा थे। और कुंडल वन में कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में जो है ये बैठकें हुई हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो एक हुई है 483 ईसा पूर्व में, एक हुई है 383 ईसा पूर्व में, ये हुई है 250 ईसा पूर्व में, और जो लास्ट वाली हुई है ये हुई है 72 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये उस टाइम की जो है हमारी मीटिंग्स हुई हैं। ठीक, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो देखिए आपको मिलेगी टोटल 6 हुई हैं। इसके बाद 2 और बताई जाती हैं, और वो हुई है मॉडर्न टाइम में। एक 1950 में हुई है और एक उसके बाद भी बीच में देखी गई थी। ठीक, पर लेकिन मेन जो है ये 4 आती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद करनी है। RVPK है। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। ठीक, क्लियर है भाई यहां तक? तो महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कब हुआ था? 563 में। कहां हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है, शुद्धोधन उनके पिता थे, महामाया उनकी मदर थी, है ना। लेकिन उनके बर्थ के विद इन 1 वीक उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। इसीलिए महात्मा बुद्ध को हम गौतमी पुत्र भी बोलते हैं। ठीक, फिर आपको पता ही है कि इनके उसमें, अच्छा एक मेन क्वेश्चन क्या रहता है यहाँ पे, ये ध्यान देना है, ये तो कश्मीर में है। इनके टाइम पीरियड में, महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड में 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। ठीक है ना, ये 4 बड़ी बारी बहुत बार पेपर में आती है ये, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण। क्या है ये महाभिनिष्क्रमण? तो ये वो सिचुएशन है जब उन्होंने अपना गृह त्यागा था, घर छोड़ा था। ठीक है, तकरीबन 29 साल की एज में वो घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, तो उस स्थिति को, उस सिचुएशन को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है भाई, पहला हो गया ये। दूसरा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है तब उसको कहा गया है संबोधि। संबोधि, या फिर हम निर्वाण भी बोलते हैं। ठीक है, निर्वाण भी बोलते हैं हम इसको, कि निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। 35, मतलब देखो महावीर जैन को तो 12 साल लगे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, इनको सिर्फ 6 साल लगे थे। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? संबोधि या फिर निर्वाण। जैन धर्म में ऑन दी अदर हैंड ज्ञान प्राप्ति को बोला गया कैवल्य। ठीक है ना, तो ये इसको बोला गया। ज्ञान कहां इनको प्राप्त हुआ है? तो भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी हो गया, और पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया, है ना। बोध गया में, इसको उरुवेला के अंदर बोध गया जो जगह थी, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा, इन्होंने पहला धर्म उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ, हम जानते हैं कि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। महावीर जैन का पहला धर्म उपदेश राजगृह में हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोला गया? तो इसको बोला गया है, धर्म उपदेश को बोला गया था
धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन इसको कहा गया है। और एक अंतिम स्थिति हुई थी चौथी, जिसको बोला गया है महापरिनिर्वाण, मतलब डेथ, जब उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 4 सिचुएशंस याद रखनी है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा गया है। संबोधि या फिर निर्वाण जो है ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है। जब उन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया अपना, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महापरिनिर्वाण जो है उसका मतलब डेथ जो है उनकी हो गई है। ठीक है ना, उस चीज को ये कहा गया है। क्लियर, तो ये याद रखना आपने। ठीक, अब इनकी डेथ कहां हुई है? तो कुशीनारा, कुशीनारा में इनकी डेथ हुई है, ये याद रखना है, कुशीनारा में। ठीक, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए हुए थे। ठीक, वो याद रखना है। जैन धर्म के पंचरत्न आपको याद रखने हैं। पंचरत्न जो थे उन्होंने दिए थे, पंच महाव्रत जिसको बोलते हैं। कौन कौन से थे? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो थे वो वाले, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो तीसरी कहां, चौथी कहां हुई है? कश्मीर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु स्टार्टेड दीने इलाही? दीने इलाही जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? ये दीने इलाही है क्या? तो भाई एक टाइप का ये धर्म बनाया गया था जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर, ठीक है ना। तो दीने इलाही जो है ये नया टाइप का धर्म जो था, ये कब बनाया गया था? तो 1582 के आसपास जो है इसकी इन्होंने स्थापना की थी। और इसको अपनाने वाला पहला पर्सन कौन था? तो बीरबल था, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि पहला व्यक्ति जिसने दीने इलाही को अपनाया था, तो वो था बीरबल। ठीक, अमरकोट में इनका बर्थ हुआ था, है ना, आपका तकरीबन 15 अक्टूबर 1542 में, है ना। फिर इन्होंने वॉर लड़ी थी, खुद तो नहीं लड़ी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था हेमू के साथ लड़ा गया था। बैरम खान उनके तरफ से लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, 1556 में आपका दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ है। ठीक, क्लियर। उसी टाइम वो राजा बने थे। 14 फरवरी, ये हमेशा याद रखनी है, 14 फरवरी को 1556 को वो राजा बने थे कलानौर में, कलानौर पंजाब। ठीक, राज्याभिषेक किया गया था उनका। ये क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन और भी आता है कि 1561 में उन्होंने बैरम खान से मतलब आजादी पाली थी, एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि बैरम खान के संरक्षण में ये काम करते थे। सारा राजपाट बैरम खान देख रहा था। 61 में बैरम खान को बाहर कर दिया जाता है। अकबर अपनी सत्ता जो है खुद अपने हाथ में ले लेता है 1561 में। ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन आता है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध आपने याद रखना है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, ये वाला डेट भी आपने याद रखनी है। और एक और पेपर में आती है 1571, इसमें फतेहपुर सिकरी जो शहर है, जिसको हम मुगल सिटी भी बोलते हैं, यहां पे इन्होंने दरवाजा बनाया था। कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, बुलंद दरवाजा बनवाया था इन्होंने। बुलंद दरवाजा निर्माण कब हुआ है? 1571-72 के आसपास। किस लिए बनाया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो गुजरात में जो अटैक किया था, या गुजरात विजय, गुजरात इन्होंने अपने अंडर कर लिया था, तो गुजरात विजय के अवसर पे इन्होंने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी शहर में बनाया 1571 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। नवरत्न जो थे अकबर के टाइम में हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय 2 उसके टाइम में थे। और अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम में होते थे। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ गद्दर पार्टी वाज? गद्दर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये तो हिमाचल प्रदेश के जीके में भी बहुत बार पढ़ते हैं हम इसको। तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जो हैं गद्दर पार्टी के थे। कब बनी थी गद्दर पार्टी? 1913 में। कहां बनी है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, गद्दर पार्टी से जुड़े हुए और कौन थे? तो भाई हिरदाराम, भाई हिरदाराम, ठीक है, मियां जवाहर,
ठीक है। ये कुछ नाम और हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले से रिलेटेड मंडी षड्यंत्र भी हुआ था फिर, ठीक है, वो याद रखना है आपने। इसमें मंडी षड्यंत्र के साथ इसमें एक खराड़ा, सिद्धू खराड़ा, उनका नाम भी आता है इस गदर पार्टी के अंदर, सिद्धू खराड़ा का, ठीक है ना। तो मेनली तौर पे लाला हरदयाल ने बनाई, 1913 में बनाई थी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुर्रा नस्ल, मुर्रा जो जाति है वो क्या है भाई? तो मुर्रा की भैंस होती है, बफलो, मुर्रा जाति की भैंस, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की मतलब मानी जाती है ये, ठीक है। गुजरात में पाई जाती है मुर्रा जाति, हरियाणा में पाई जाती है, ठीक। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। भोपाल जो गैस कांड हुआ था, लीक हुआ था, ये कब हुआ था भाई? तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटी थी। लगभग 5,58,000 लोग इससे अफेक्ट हुए थे, 5 लाख के आसपास इस गैस से जो है अफेक्ट हुए थे। कई सीवियर डैमेज हुआ था, कईयों को डेथ हो गई थी, कईयों को उसके बाद भी रेपरकशन जो है इसके देखने को मिले हैं काफी समय के बाद तक, ठीक है। चलिए जी, तो ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था जहां पे ये उर्वरक वगैरह बनाए जाते थे, पेस्टिसाइड्स, दवाइयां बनाई जाती थी इस तरह से, ठीक है, केमिकल्स जो होते हैं। तो उसमें ये हो गया था, कौन सी गैस थी ये? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है, ठीक। एक बार आपने ये भी देखना है कि कौन सी थी ये। तो फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। देखो ये भारत की नहीं थी, फॉरेन कंट्री की थी ये, लेकिन इंडिया लिमिटेड इसमें लिखा जाता था। पेस्टिसाइड प्लांट था ये, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम था, ठीक है ना। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है यहां पे लीक हुआ था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? संयुक्त बैठक जो है, सबसे पहले तो ये ज्वाइंट सेशन जो है, संयुक्त बैठक, एक लोकसभा की बैठक होती है, एक साइड राज्यसभा की बैठक होती है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होती है जब दोनों को इकट्ठा बिठाया जाता है, ठीक है। कब बिठाया जाता है भाई? तो जब हमारे पास पार्लियामेंट में जब बिल पास करना होता है तो बिल के ऊपर डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है। डेडलॉक क्या हुआ? मतलब देखिए, मान लो ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ठीक है भाई। यहां पे बिल पास हो गया, फिर इसने राज्यसभा में बिल दिया, और एक बिल को मैक्सिमम 6 महीने तक खींचा जा सकता है। सभी के सभी बिल नहीं, पर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की, साधारण विधेयक की। तो अगर राज्यसभा ने 6 महीने से ज्यादा टाइम लगा लिया हो, है ना, 6 महीने से ज्यादा, तो राष्ट्रपति इस सेशन को बुलाएगा। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता है। आर्टिकल 108 है, ये याद रखना है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉपी किया है इसको, ज्वाइंट सेशन को, ठीक। और कब बोलते हैं? जब डेडलॉक जो है बिल में लग जाता है, तो उस समय ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अब राष्ट्रपति और राज्यसभा का चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो इस बैठक में कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो संसद के मेंबर नहीं है, वो पार्ट हैं, मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए लोकसभा का जो स्पीकर है वो उसको हेड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन प्रिसाइड करता है इसको, कौन अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की? तो लोकसभा का स्पीकर। राष्ट्रपति इसको बुलाता है, पर कई बार कंफ्यूज हो आते हैं बच्चे और राष्ट्रपति करके आते हैं। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति इसको बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि बिल में डेडलॉक लग गया है। अब ये दोनों एक ही बैठक में आकर आएंगे, प्रेजेंट होंगे और उस बिल के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी दिन ही उसको पारित भी कर देंगे। पास करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, वो बात अलग है, ठीक। और ये केवल साधारण विधेयक में ही बुलाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ये मनी बिल पे बिल्कुल नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड कॉल्ड? अच्छा, 3 जगह से जो पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सपोज हम बात करें भारत की, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, इस तरह से मान लो।
तो यहां पानी है आपका कौन सा, बंगाल की खाड़ी, यहां है आपका अरब सागर, और नीचे है आपका हिंद महासागर। अब यहां से ये हो गया श्रीलंका। तीन चार चीजें पढ़ेंगे हम। यहां पे हमारे को दिख रहा है कोस्ट क्या हुआ, तो तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र है ये जो बनाया है मैंने, ये तटीय क्षेत्र, इसको हम कोस्ट बोलते हैं। इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले आ जाइए। तो यहां से लेकर यहां तक का जो भारत, ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और ये है गुजरात, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो यहां से यहां तक, अब ये समुद्री भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, द्वीप मतलब जो चारों जगह से पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप जो तीन जगह से घिरा हुआ है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पेनिनसुला, ठीक है ना, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो है उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप, तीन साइड से पानी से घिरी हुई जगह। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, कंट्री है। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो भारत के बहुत ही नजदीक अरब प्रायद्वीप आता है, जिसमें आपका यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुछ ऐसी कंट्रियां आती हैं। अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा है, ठीक है, यूएई है ये, ठीक। तो अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये याद रखना आपने। और भारत भी एक प्रायद्वीप है, ठीक। प्रायद्वीप तीन जगह से पानी से घिरा हुआ, और द्वीप तो आपको पता ही है, आइलैंड जो चारों तरफ से घिरा होता है, राइट। अब देखिए भारत और श्रीलंका, अब भारत और श्रीलंका के बीच में ये पानी का हिस्सा है। अब उस वाटर बॉडी को क्या कहा जाता है, जो दो लैंड मास को अलग करती है। अब देखिए ये पानी का हिस्सा है, इस बॉडी को क्या कहा जाएगा, जिसने इस लैंड मास को इस लैंड मास से अलग किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम जलडमरू संधि, इंग्लिश में स्ट्रेट, वो सीधे वाला स्ट्रेट नहीं, दूसरा वाला स्ट्रेट, जलडमरू संधि बोलते हैं। तो यहां पे आ जाती है हमारे पास पाक जलडमरू संधि, पाक संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो स्ट्रेट का मतलब होता है वैसा लैंड मास, या सॉरी लैंड मास नहीं बोलेंगे, वैसा पानी की बॉडी, वो वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है। अब वाटर बॉडी कौन सी कनेक्ट हो रही है, यहां पे, यहां कनेक्ट हो रही है हिंद महासागर, यहां हो रही है बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है ये। और अलग किसको कर रही है, इंडिया और श्रीलंका को, इसको बोला जाता है स्ट्रेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अगला क्या होता है, इस्थमस क्या होता है। इस्थमस होता है सेम उसकी तरह, जैसे ही मान लीजिए हम ले लेते हैं ये है आपका अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका, राइट, इस तरह से ले लो। जो दो लैंड मास को कनेक्ट करने वाला एक पतला सा भाग होता है, समझ रहे हो ना, पतला सा भाग। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको इस तरह से जो है वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, इस तरह से साउथ अमेरिका बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, ये लैंड मास। अब ये अलग किसको कर रहा है, तो भाई ये पानी को अलग कर रहा है। यहां पे है अटलांटिक ओशियन, है ना, और यहां पर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, इन दोनों को ये अलग कर रहा है। ये पतला सा भाग कनेक्ट किसको कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, इसको बोलते हैं हम इस्थमस। आई होप आपको ये क्लियर अच्छे से हो रहे होंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम इस्थमस, ठीक। और प्रायद्वीप होता है जो तीन जगह से पानी से घिरा होता है, ठीक है। और हमने स्ट्रेट के बारे में पढ़ा। अब देखिए एक चीज हम खाड़ी के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि खाड़ी होती क्या है, ठीक है। अभी हमने भारत का नक्शा बनाया था, उसी के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक होता है बे और एक होता है गल्फ, ठीक। दोनों को ही हिंदी में हम खाड़ी कहते हैं, ठीक। अब यहां पे देखेंगे हम थोड़ा सा इसके बारे में। बे वो है जिसका, मान ली ये पानी है, इसकी एंट्री पॉइंट
और इसके अंदर की जो बॉडी है वो दोनों सिमिलर होती है, उसको हम बे बोलते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको कहा जाता है। मतलब बंगाल की खाड़ी जो है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक पूरा इतने ऊपर तक जो है फैली हुई है ये, तो ये होती है खाड़ी, ठीक है, बे कहते हैं इसको, जिसका मुहाना एंट्री पॉइंट, पानी का जो एंट्री पॉइंट है धरती की तरफ को, और आगे धरती जो है इस तरह से होती है। अब गल्फ क्या होता है? गल्फ का एंट्री पॉइंट होता है छोटा और अंदर को बॉडी होती है बड़ी, ठीक है, इसको हम गल्फ बोलते हैं। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ देख लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, आगे को बॉडी अंदर ज्यादा बड़ी है, तो उसको बोलेंगे हम गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी गुजरात में यहां पे है खंबात की खाड़ी। अब एक यहां पर आती है एक और, जिसको बोलते हैं हम मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार इसको कहा जाता है। क्लियर है भाई? तो जिसका एंट्री पॉइंट छोटा होता है, अंदर को बॉडी बड़ी होती है, उसको हम गल्फ बोलते हैं। जिसका एंट्री पॉइंट मुहाना और अंदर की बॉडी दोनों सिमिलर होती हैं, ठीक। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा बे कौन सी है? तो बे ऑफ बंगाल, ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है ये। और गल्फ की बात करें हम, तो गल्फ में मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी आती है। अगर आप अभी नॉर्थ अमेरिका का जो मैप देखेंगे, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से, ठीक। और यहां पे इस्थमस आ गया, तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी है, ये एंट्री पॉइंट छोटा सा है और आगे को बॉडी बड़ी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, हमने पेनिनसुला की बात कर ली, बाकी सारे बात कर लिए हैं, इस्थमस क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में हुआ है। ये बहुत इजीली आपने पढ़ा भी है ये, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किन कारणों से चलाना पड़ा था, मतलब क्या क्या सिचुएशंस जो थी यहाँ पे रही थी? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था क्रिप्स मिशन के खत्म होने के बाद शुरू किया गया था। फिर गांधी ने बोल दिया था कि डू और डाई, करो और मरो, ये अब लगा दिया गया था नारा, ठीक है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू कर दिया गया था, तो ये आपने याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ है? देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके कुछ कारण थे, क्या क्या था उसके बारे में बात करते हैं। यह युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, ठीक है। कब? 1757। अब कारण क्या थे इसके लिए हम 1756 में आते हैं, एक साल पहले, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, ट्रेजेडी बोला जाता है, ठीक है। काल कोठरी त्रासदी इसको कहा जाता है। तो क्या हुआ था कि इंडिया के बहुत सारे प्रांतों में फोर्टिफिकेशन हो रहा था, दुर्गीकरण किया जा रहा था। जो कुछ जगहें जो अंग्रेजों को दी गई थी, फैक्ट्रियां थी या कोई भी बिल्डिंग थी, वो उसके चारों तरफ एक वॉल, एक दीवार, एक दुर्ग जो है वो बना रहे थे। तो बंगाल के जो उस समय राजा थे, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि किस लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो वो देखने गए थे कहां पे? फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, ठीक है। ये बंगाल में, कलकत्ता में एक किला है। अभी प्रेजेंट समय में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है, ध्यान रखना है। फोर्ट विलियम में फोर्टिफिकेशन हो रहा था, दुर्गीकरण किया जा रहा था। तो जब सिराजुद्दौला जो बंगाल के राजा हुआ करते थे, उस समय वो वहां जाते हैं, वहां देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे हथियार रखे गए थे। तो कहा गया कि ये किस लिए रखे गए हैं। उन्होंने फिर जो जिनको बंदी बनाया था उन सबको एक कमरे में डाल दिया, जहां पे मतलब ऐसा कहा जाता है कि छोटे से कमरे में 150 लोग के आसपास जो है इकट्ठा किए गए थे, जिसकी वजह से सांस घुटने की टाइम, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पर काफी हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ऐसी घटना नहीं घटी है, ठीक है। ये सिर्फ एक बहाना था उन पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, कि इंडिया में अटैक करने का, ठीक है।
तो कुछ का मानना यह है हिस्टोरियन का कि ऐसी घटना घटी है, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग मरे थे, बाकी सब इतने मतलब 150 लोग नहीं मरे थे। ठीक है, चलिए जी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई? 1756 में। कहां पे हुई थी? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। इसी उस पे कि भी हमारे ब्रिटिश लोग मारे गए उसमें, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसके नेतृत्व में इन्होंने एक सेना इकट्ठा की और बंगाल को भेजा। बंगाल में वहां पे फिर प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई 1757 में, इसी को फिर हम कंपनी रूल भी बोलते हैं। कंपनी का शासन जो है फिर यहां से शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश रूल नहीं लगा है, कंपनी रूल लगा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पे पहले राज किया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई है? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक, इनके बीच में हुई थी। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन क्या आता है, सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बनता है? मतलब इनकी हत्या हो जाती है या फिर इनको बंदी बना दिया जाता है वगैरह, तो इसके बाद राजा कौन बना था? तो इसके बाद बने थे मीर जाफर। मीर जाफर जो है राजा बनते हैं। मीर जाफर जो है धोखा देता है सिराजुद्दौला को और बाद में इसको राजा बनाया जाता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव भी वहां पे शासन कर रहा है एज अ गवर्नर, और ये भी वहां पे शासन कर रहा है। तो भारत में सबसे पहले द्वैध शासन, डायरार्की, दो लोगों का शासन, ब्रिटिश का भी, मतलब ये भी टैक्स वहां पे लगा रहे थे, ये भी टैक्स लगा रहा था। तो इस दो द्वैध शासन जो है सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ है, तो ये ध्यान रखना आपने। मीर जाफर, हालांकि फिर मीर जाफर को भी हटा दिया गया था, उसके बाद बना है मीर कासिम। ठीक है, फिर बना है वहां का राजा मीर कासिम। क्लियर? तो इस तरह से जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुई थी 1757 में। यहां पे एक और डेट आ रही है 1764। यहां पे 64 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, ये बिहार में गंगा नदी के किनारे एक शहर है। ठीक है, 1764 में यहां पे हेक्टर मुनरो, ठीक है, वर्सेस हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से। अब इनके ऑपोजिशन में 3 लोग थे। कौन कौन थे भाई? एक तो था अवध, ठीक है, अवध, एक था बंगाल और एक थे मुगल। ठीक है, इन 3 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो अवध से कौन थे? तो अवध से थे सुजाउद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला अलग हैं, सुजाउद्दौला जो हैं वो अलग हैं। ठीक, बंगाल से कौन थे? तो मीर कासिम। मीर कासिम, इन्होंने बंगाल से लड़ाई लड़ी थी इनके साथ। और मुगल कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये 3 राजाओं ने बक्सर का युद्ध लड़ा था हेक्टर मुनरो के साथ। क्लियर? तो हेक्टर मुनरो और ये 3 राजा ऑपोजिशन में, इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में। विक्टोरियस कौन रहता है? हेक्टर मुनरो, ये जीत जाते हैं। तो बहुत सारा एरिया फिर बंगाल के अंदर हो गया था। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास कौन सा आता है? द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये पता ही है, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। 1947 में भारत के जो हैं, सॉरी ये तो वाइस राय बने हुए थे, अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कहा गया है। तो देखिए, गवर्नर जनरल, देखिए वैसे तो बात की जाए माउंट बेटन अंतिम वाइस राय हैं, अंतिम वाइस राय। ठीक, और गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू जो ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है क्योंकि यहां पे गवर्नर जनरल लिखा गया है, वाइस राय होना चाहिए। अंतिम वाइस राय जो है, क्योंकि ऑप्शंस की अकॉर्डिंग हम बात करें तो माउंट बेटन ही है, पर वो वाइस राय थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1958 में ये कब बने थे? 19 नहीं, माफ कीजिएगा, 1858 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, गवर्नमेंट एक्ट,
उसमें इसको गवर्नर जनरल से हटा के वाइस राय बनाया गया था। ठीक, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के यही हैं। ठीक है ना, आई होप आप क्लियर कर रहे होंगे। देखो कैसे 1856 में इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1857 की क्रांति जब हम हार गए, उसके बाद भारत प्रशासन अधिनियम आया, जिसमें इनको फिर बदल के वाइसराय रखा गया था। करेक्ट, तो ये इस तरह से हुआ था। अब आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वाइसराय का होना चाहिए, पर चलो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो माउंटबेटन ही सही आंसर रहेगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, आर्य समाज की बात हो रही है। ये तकरीबन 1875 में बॉम्बे में बना हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आर्य से आपने याद रखना है वेद, है ना, वैदिक काल जो था वो आर्य से संबंधित था। ठीक है, तो इनके दो नारे बहुत फेमस हैं, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वापस वेदों की वैदिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, वेस्टर्न जो नॉलेज है उसको ना ली जाए। वेस्टर्न स्कूल को ये बहिष्कार करते थे, ये कहते थे कि हमारे ही भारत में जो वैदिक पीरियड है उस समय का जो ज्ञान है वो लोगों को सिखाया जाए। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का बहिष्कार किया था, साथ ही में जो ये दास प्रथा थी, साथ में क्या कहते हैं इसको, जो कि छुआछूत या फिर डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, कास्ट के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था उसको मतलब ये निग्लेक्ट करते थे, मना करते थे, विखंडन करते थे उसका। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है, के लिए है, ये दो नारे बहुत फेमस है इनके जो लगाए गए थे। ठीक है, क्लियर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है या भारत भारतीयों का है, ये किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ठीक, अब इनका 1824 में इनका बर्थ हुआ था काठियावाड़ गुजरात में। मेन क्वेश्चन इनका नाम था मूल शंकर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या होता था? मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर। साथ ही में इनकी एक नॉवल या पुस्तक रही है जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। प्रकाश वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पब्लिकेशन है? तो ये दयानंद सरस्वती जी की है। क्लियर, 1857 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की थी। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। ये दोनों भी आपको इसलिए याद रखने हैं। चलिए जी, अगला हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, इसका नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने 1828 में एक सभा का स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था सती प्रथा को बैन करना। ठीक है, एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना, मतलब बढ़ाना एजुकेशन, विमेन की एजुकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी तोड़ना, बहुत सारी चीजों में इन्होंने भी भाग किया था। हालांकि सती प्रथा को बैन करने का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है, बंद करने का, राजा राममोहन राय जी को। ठीक है, इसको कब खत्म किया गया था? तो 1829 में एक एक्ट, 2829 में एक्ट पास किया था लॉर्ड किसने? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक। ठीक है, सती प्रथा बंद किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, श्रेय किसको जाता है? राजा राममोहन राय, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इनकी दो बहुत ही फेमस किताबें हैं, एक है तुहफत, जिसको हम बोलते हैं तुहफत उल
मुवाहिद्दीन, तुहफत उल मुवाहिद्दीन, या फिर इसको कहा जाता है अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, है ना, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एक ईश्वरवाद का तोहफा, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, एक ईश्वरवाद का तोहफा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी इनकी किताब थी प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, जीसस, इस तरह से। ये बुक भी इन दोनों इन्हीं की है। ये दोनों किताबें बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं, कोई भी पेपर होगा तो ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुवाहिद्दीन और प्रिंसिप्स ऑफ जीसस, या फिर ये अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये जो किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई है। आत्मीय सभा किसने बनाई थी? इन्होंने बनाई थी। वेदांत सोसाइटी किसने बनाई थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। अकबर टू, ठीक है, मुगल राजा अकबर टू, इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? तो अकबर टू ने कहा था। और एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने लास्ट के डेज कहां बिताए, मतलब इनकी डेथ कहां हुई है? तो अकबर टू ने इनको अपना एक राजदूत बना के ब्रिटेन भेजा हुआ था, तो ब्रिटेन में ही इनकी डेथ हुई है। इनकी पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में ही फिर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इन्होंने कौन सा समाज खोला है? ब्रह्म समाज। आर्य समाज किसने खोला? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुई है, ध्यान रखना ये भी 1828 में, और इसकी हुई है आर्य समाज की हुई है 1875 में बॉम्बे के अंदर, है ना, मुंबई के अंदर। ठीक, अच्छा, इसके अलावा कौन से समाज आते हैं? तो एक आता है हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण किसने किया था? तो ये किया है मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की इन्होंने किया था। और साथ में कर्नल अल्कॉट भी थे। अल्कॉट कहां हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है, इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। मेन क्वेश्चन आता है कि इंडिया में इसको कौन लेके आया था? तो एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, ठीक है, वो उसको इंडिया लेके आए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया कौन लेके आए थे? एनी बिसेंट। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एल्कॉट, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, एक ये हो जाता है हमारे पास। एक आता है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो कि रामकृष्ण परमहंस, है ना, एक उनके नाम पे रखा गया था ये। तो ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उनके, इन्होंने अपने गुरु के नाम पे ये रामकृष्ण मिशन जो है ये चलाया था। ठीक, तकरीबन कब हुआ था ये शुरू? तो 1897 में ये शुरू किया गया था। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले 1893 में और 1892 के आसपास ये कहीं गए हुए थे। कहां गए थे भाई? तो ये गए थे शिकागो। ठीक है, शिकागो कहां है? यूएसए में। क्या हुआ था? महाधर्म सम्मेलन हुआ था। पूरे विश्व में एक सम्मेलन चलाया गया था, ठीक है, जो कि रिलीजन को शो कर रहा था। तो वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो ये याद रखना आपने, रामकृष्ण मिशन किसने चलाया? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, इनकी बचपन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये भी ध्यान रखना है आपने।
क्लियर? तो इसका आंसर क्या होता? किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। राजा राम मोहन राय ने मतलब आर्य समाज किया, दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज किया, राजा राम मोहन राय ने रामकृष्ण मिशन शुरू किया, विवेकानंद ने, ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लावत्स्की ने किया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, विटिकल्चर का मतलब क्या होता है? विटिकल्चर क्या होता है भाई? तो विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, फिशरीज, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। देखो इन सबका देखते हैं हम। विटिकल्चर का तो मतलब होता है ग्रेप्स, ठीक है। विटी का नाम आता है विनयार्ड से। विनयार्ड होते हैं बड़े बड़े बगीचे जो स्पेशली वाइन को बनाने के लिए बनाए जाते हैं। अंगूरों की जो वाइन बनती है वो विनयार्ड में पहले उगाए जाते हैं, है ना, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक। तो विनयार्ड जो है अंगूरों से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो विटिकल्चर जो है किससे संबंधित है? अंगूरों से, ठीक। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे है? हनी बी, है ना, शहद देने वाली जो मधुमक्खियां होती हैं उनके उससे। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? तो हॉर्टिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। और फिशरीज की बात करें हम तो इसको हम पिसीकल्चर बोलते हैं। फिशरीज, मत्स्य पालन को हम क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर, ठीक। इसको पीसी कल्चर, इसको हम साथ ही में क्या बोलते हैं? और एक्वा कल्चर भी बोलते हैं। एक्वा, एक्वा वाटर को कहा जाता है, एक्वा कल्चर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर फिश से रिलेटेड है। सिल्क वर्म से कौन सा रिलेटेड होता है? तो सिल्क वर्म से सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर किससे है? सिल्क वर्म से। तो ये याद रखना आपने। विटिकल्चर किससे है? ग्रेप से। एपीकल्चर किससे है? ये मधुमक्खी से, ठीक है। पीसीकल्चर किससे है? फिश से, है ना, मछली उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर ये हो गया आपका फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, और सेरीकल्चर हो गया सिल्क से। क्लियर? ये रिपीटेडली बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? आर, मतलब नवीकरण जो संसाधन है कौन कौन से होंगे? देखो, रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो वो है जिसको एक बार यूज किया वो फिर खत्म ही हो जाता है एकदम से, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिन्यूएबल है, कौन से नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो नवीकरणीय जो है ये, इसमें बिल्कुल सोलर आता है, उसमें विंड आता है, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सभी इसमें आएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपके पास सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब धरती के अंदर की जो गर्माहट होती है ना, जियो मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब गर्म, तो पृथ्वी के अंदर, भूपर्पट्टी के अंदर, क्रस्ट के अंदर जो गर्माहट होती है वो से उससे बनाई गई एनर्जी जो होती है, ठीक है। बायोमास एनर्जी जो होती है वो भी आपका रिन्यूएबल ही है। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक, जैसे लकड़ियों से ये होती है ना, लकड़ियों का जो वेस्ट होता है या फिर दूसरा वेस्ट जो होता है उससे बनाया जाता है, ठीक। इसके साथ ओशन, ओशन एनर्जी, ओशन में कैसे, कई बार लहरों से भी कई बार हम हार्नेस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये टाइड जो आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें जो आती हैं, वेव्स आती हैं, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में कौन आती है भाई? कोल, ठीक है, उसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोल सकते हो, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम ये भी आपका नॉन रिन्यूएबल है। साथ ही में नेचुरल गैस भी होती है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहां है? तो ये रशिया में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रशिया के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दैट कॉज चेंज इन पॉपुलेशन? जनसंख्या में परिवर्तन लाने वाले 3 कारक कौन से होते हैं? ठीक है भाई, जो टेंटेटिव इसकी वो थी, आंसर की थी, उसमें नन ऑफ दीज दिया था, लेकिन
आंसर यहीं पे दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, एक होता है बर्थ रेट, सही आंसर होगा इसका बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट, और एक होता है माइग्रेशन, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक, क्योंकि बर्थ रेट पॉपुलेशन ऑफ कोर्स उससे इफेक्ट होगा, डेथ रेट उससे भी इफेक्ट होगा, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आप पलायन कर जाते हो। मान लो मास पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो चली जाती है नेबर कंट्री में, म्यांमार चली गई या फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई, किसी जगह चलती है, तो वहां की जो एरिया की पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो चेंज देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में 3 कारणों से, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया। व्हीट जो है वो उगाई जाती है, गेहूं कब उगाया जाता है, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, या फिर स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, कि वसंत में, कब इसको उगाया जाता है। तो ध्यान दें कि गेहूं जो है एक रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है। रबी फसलें वो फसलें होती हैं जो कब उगाई जाती हैं, विंटर्स में, ठीक है, विंटर्स में उगाई जाती हैं, ठीक, मतलब अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर के आसपास या इनको बोया जाता है और मार्च के आसपास इनको काटा जाता है, ठीक। तो वो होती है रबी फसलें। जैसे कौन कौन सी होगी भाई, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। इनको सर्दियों में बोया जाता है और जब गर्मियां आने वाली होती हैं तब ये इसको काट दिया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है इसका मार्च अप्रैल के महीने में, ठीक है। ये तो हो गया रबी। फिर आती है हमारे पास खरीफ, खरीफ की फसलें। खरीफ फसल कौन सी होती है भाई, तो खरीफ होती है मॉनसून वाली, जो जून जुलाई के आसपास मॉनसून में जो उगाई जाती है और अक्टूबर के मंथ में उनको काट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे हो गया आपके धान, मक्का जिसको हम छल्ली बोलते हैं, धान को हम चावल भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही में आपका कौन कौन से आते हैं, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, कॉटन, ये सब चीजें जो हैं खरीफ में आने वाली फसलें हैं। देखिए एक और फसल होती है जिसको बोलते हैं हम जायद, जायद फसलें। ये होती हैं आपकी इन दोनों के बीच में, जायद फसलें जो होती हैं वो इन दोनों के बीच की होती हैं। ये होगी बरसात के टाइम की, ये होगी सर्दियों के टाइम की। तो ये गर्मियों की जब शुरुआत होती है उस समय इनको बोया जाता है, जिसमें आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी जिसको बोलते हैं, राइट, और भिंडी, ये चीजें जो हैं जायद फसलें कहलाती हैं। क्लियर है, ठीक। और कैश क्रॉप कौन सी होती हैं, कैश क्रॉप, नकदी फसलें जिसको कहा जाता है। देखिए जो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती हैं, मतलब बेचने के उद्देश्य से, तो वो आपकी जूट भी होती है, गन्ना भी होती है, कपास भी होती है, धान, मक्का, जौ, ये सब कैश क्रॉप में भी आते हैं, जिनका उगाने का पर्पस क्या है, बेचना, ठीक है ना। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो गेहूं कब होते हैं, विंटर्स में होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, गोल्ड है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, या फिर कोल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल इसमें से कौन सा आप बताओगे, ठीक। अगर हम बात करें तो कोयला जो है फॉसिल फ्यूल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक। तो कोयला जो है क्या मिलेगा आपको, एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। अगर उसको यूज करोगे एक बार, उसके बाद उसका कुछ यूज नहीं होता है। कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि इसके जलने से कार्बन जो उसकी मात्रा होती है, मतलब ये धुआं कम करता है, ठीक है ना। ये वाला कोयला जो होता है बेस्ट क्वालिटी का होता है। और ये सबसे ज्यादा कहां मतलब मिलता है, तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, ठीक है ना। यहां पे भारत में नहीं मिलता है ये, ठीक। सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं हम पीट, ठीक है। फिर होता है बुटिमिनस, बुटिमिनस, फिर लिग्नाइट,
ठीक है, उसके बाद एंथ्रासाइट, और उस एंथ्रासाइट के बाद क्या बन जाएगा, डायमंड, वो हीरा बन जाता है वो, ठीक है ना। बुटपीट सबसे सबसे छोटी चीज है, ठीक है, उसके बाद बुटिमीन्स बनता है। अब क्वेश्चन, भारत में कौन सा कोयला मिलता है, तो लिग्नाइट मिलता है, जिसको हम भूरा कोयला भी बोलते हैं, ठीक है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को बोला जाता है। ध्यान ध्यान रखना, आपने याद रखना है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लिस्ट आर गिवन फॉर द सब्जेक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान में विषयों के लिए कितनी सूचियां दी गई हैं। देखिए यहां पे बात हो रही है 7th शेड्यूल की, ठीक है, 7वीं अनुसूची की, जिसमें 3 लिस्ट दी हैं, 3 सूचियां दी गई हैं। ऐसे कानून जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जैसे कि आर्मी है ना, राज्यों की आर्मी नहीं होती है, आर्मी कहां की होती है, सेंटर की, केंद्र सरकार के अंदर देश की होती है। तो आर्मी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पुलिस से रिलेटेड कौन बनाएगा, स्टेट, ठीक है। तो इसमें पहले आती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर वो कार्य आएंगे जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे रेलवेज हो गया, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, दूसरे देशों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं, यूएनओ के साथ जो रिलेशन है, वो सब इसमें आते हैं। फिर आती है हमारे पास स्टेट लिस्ट, राज्य सूची जिसको बोलेंगे हम, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ऐसे कानून जो सिर्फ राज्य सरकार के पास होते हैं, ठीक है। और जहां पे ये दोनों मिलकर काम करती हैं उसको बोलते हैं हम कंकरंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वो इसमें आता है समवर्ती के अंदर। क्लियर। तो 3 सूचियां आती हैं किसके अंदर, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची का नाम क्या है भाई, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स को बांटना है, ठीक है। तो ये इस तरह से पावर्स को बांटा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द जापानीज वर्ड सुनामी मीन। देखिए सुनामी समुद्र में आने वाले जो भूकंप हैं उनके कारण बनने वाली विनाशकारी लहरें होती हैं, ठीक है। अब ये कैसे होती हैं, ओशन जो नीचे धरातल है बिल्कुल डाउन में, वहां पे भूकंप के मिलते हैं, लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से ये सुनामी आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर वे नो, डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, है ना, विनाशकारी होती हैं ये, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। यहां पे बोला गया कि जापानीज शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है वेव्स टू द हार्बर, ठीक है। तो बी वुड बी द राइट आंसर। ध्यान रखना है इसमें, बंदरगाह की तरफ को जो जाती लहरें होती हैं वो मतलब होता है सुनामी का, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव तो ये है, ठीक, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, बंदरगाह की तरफ को लहरें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगल पांडे वाज अ सोल्जर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन से उसके थे मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे जो थे ये थे आपके 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है ना। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 29 मार्च को 1857 को क्या किया था इन्होंने, ह्यू रसन एक अंग्रेज था जिनकी इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है, इनको मार दिया था, ठीक। फिर अप्रैल में जाके इनको फांसी दे दी गई थी, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके वो चर्बी वाली कारतूस के पीछे भी बहुत एजिटेशन चल रहा था, ठीक है ना। तो लड़ाइयां हो जाती हैं और उसके बाद 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हो जाती है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मंगल पांडे जो है किससे थे, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक। चलिए जी, इसके बाद व्हेन डिड द दांडी मार्च स्टार्टेड, दांडी यात्रा कब चली थी भाई, तो ये चली थी आपकी 12 मार्च 1930 को, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या आता है इसमें, किस लिए चली थी, तो ये भाई सिविल डिसोबीडियंस का
एक मोर्चा था आप कह सकते हो, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया था, उसका सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो दांडी मार्च था, नमक यात्रा थी इसको बोलते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये यात्रा चली थी आपकी 12 मार्च 1930 से। कहां से चली थी? अहमदाबाद आश्रम, जो आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से। एक बहुत से, जैसे जेओए में भी बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन कि कितने फॉलोवर साथ चले थे, तो ध्यान रखना है 78 फॉलोवर्स थे इनके साथ जो चले थे इनके आश्रम से, ठीक है ना। 78 थे मेन, बाकी फिर धीरे धीरे जनता जो है इसमें जुड़ती गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, 78 लोग इनके साथ चले हुए थे। 24 दिनों तक जो है ये चलते हैं, 24 डेज तक। तकरीबन 375 किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया था, गुजरात में दांडी तक, ठीक है ना, वहां तक गए थे ये। और कब पहुंच गए थे? तो 6 अप्रैल को पहुंच गए थे वहां पे, 6 अप्रैल 1930 को। फिर उन्होंने नमक बनाया था, तो वो कानून तोड़ा था इन्होंने वहां पे जाके। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला आंदोलन क्या था? तो वो था नमक कानून को तोड़ना, ठीक है। तो ये हुआ था, 78 लोग साथ चले थे। कहां से चले थे? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री फॉर हाउ मेनी कंटिन्यूअस ईयर वन लूजेस इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। मतलब लगातार कितने साल अगर आप भारत देश से बाहर रहोगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। तो देखिए भाई, इसका सही आंसर होगा 7 ईयर्स। 7 सालों से लगातार अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप जो हैं अपनी नागरिकता खो सकते हो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। चलिए जी, 15 अगस्त मतलब आजादी के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जयवंत राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है, ये थे उस समय। क्लियर? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? तो क्लीमेंट एटली, बहुत बार बात कर ली हमने, क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, ठीक है ना। और हमारे वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, ठीक। चलो भाई, पहले कौन थे? तो 1885 में जो कि पहली बैठक हुई थी दिसंबर में, ठीक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई के अंदर जो हुई थी, एओ ह्यूम ने बनाया था। लॉर्ड डफरिन उस समय जो थे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी को बनाया गया था सबसे पहले, ठीक। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर पहले मुस्लिम कौन बने? तैयब जी बने, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम बने थे। जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे। पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है, 1917 में। और फिर महात्मा गांधी 1924 में थे। और 1925 में आई थी पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश, फर्स्ट मुस्लिम, पहला कौन था और आजादी के समय में कौन था, तो वो आपने याद रखने हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किस किस को कहा जाता है? प्रेसिडेंट को बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। तो भाई, संरक्षक संविधान का उन संगठनों को कहा जाता है जो अगर अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन अगर ये काम ढंग से नहीं करेंगे, गलत सरकार बन गई तो भी डेमोक्रेसी का कबाड़ा ही होगा, ठीक है भाई। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर ये ढंग से न्याय नहीं करेगा तो फिर देश में न्यायपालिका का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, आईएएस, ठीक है, अगर वो लोग अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो भी जो है गड़बड़ रहेगी, ठीक है। साथ में कैग,
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम होता है भारत का जितना भी खर्चा होगा, जहां जहां पे भी पैसा खर्च हो रहा है उसकी जांच करना। अगर ये अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, पैसे से संबंधित जो है घोटाले किए जा सकते हैं अगर ये पकड़ेगा नहीं तो। ठीक है, तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी और कैग जो है, इनको हम गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, संरक्षक बोलते हैं संविधान का। अब एक क्वेश्चन सेपरेटली तौर पे एक पूछा जाता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन है? जो पब्लिक का जो पर्स है, पर्स में क्या रखते हैं हम? पैसा। तो वो कौन है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है, इसको हम गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, who among the following does the speaker of लोकसभा submit his resignation? लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, तो ये देगा राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्टर को? देखिए, तो यहां पे मेरे को ऑप्शंस करेक्ट नहीं दिख रहे हैं। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को देता है, डेप्यूटी स्पीकर को देता है ये। ठीक है, लेकिन 86 का अगर हमने क्वेश्चन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष ही होगा इसका आंसर। वैसे डेप्यूटी स्पीकर बोलेंगे उसको हम, डेप्यूटी स्पीकर। आप प्लीज करेक्ट कर लें, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो उपाध्यक्ष जो होता है, जो लोकसभा में इसके बाद नंबर का जो सबसे बड़ा पोस्ट है उपाध्यक्ष का, उनको दिया जाता है ये। क्लियर? उपाध्यक्ष मतलब डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर देगा डेप्यूटी स्पीकर को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछते हैं कि जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसको चेयरमैन बोलते हैं भाई, चेयरमैन। तो वो अपना किसको देगा? क्या वो भी डेप्यूटी चेयरमैन को देगा? तो जी नहीं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो ये तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है ना? ठीक है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? वो देगा राष्ट्रपति को, वो डेप्यूटी चेयरमैन को नहीं देगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द वर्ड रयात मीन्स, रयात शब्द का मतलब क्या है भाई? रयात शब्द का फार्मर शब्द होता है। ठीक है, किसान। ठीक, ये ध्यान रखना आपने, किसान को रयात कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फेमा? फेमा क्या है? तो भाई फेमा जो है ये एक आपका आरबीआई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो थोड़े रूल एंड रेगुलेशन को कम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, सी सही आंसर होगा इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब भी फॉरेन एक्सचेंज करना है, मतलब जैसे हम अपना पैसा जो है डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आरबीआई के पास जाएंगे हम। ठीक है, मतलब आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं, जाएंगे तो हम बैंकों में। ठीक है, तो जब यहां पे करेंगे तो ये फेमा जो एक्ट बनाया गया, इसकी वजह से इसके लिए बहुत ज्यादा छूट पड़ गई थी, और ये हेल्पफुल था ताकि ये जो फॉरेन के साथ हमारा ट्रेड है इसको हम ज्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है ना, तो ये शुरू किया गया था। ठीक, ये एक्ट कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1999 में, 1999 के अंदर फेमा। पुराना नाम क्या था इस एक्सचेंज इसका? तो फॉरेन एक्सचेंज, इसका कुछ नाम था, रेगुलेशन एक्ट, कुछ समथिंग ऐसा था। ठीक है, फेरा बोलते थे इसको, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब इसको फेमा कहा जाता है 1999 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द इंडियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 2014? 2014 में नोबेल प्राइज किसको मिला था भाई? ये कैलाश सत्यार्थी को मिला था। ध्यान रखना है, किसके साथ मिला था? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, ठीक है, उनके साथ इनको शांति के लिए मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, 2014 का। अब ध्यान दें, 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया किसके नाम से? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जिन्होंने टीएनटी या फिर डायनामाइट की खोज की थी, उन्होंने, उनके नाम पे दिया जाता है ये। ठीक है, कब देते हैं? तो हर साल
10 दिसंबर को दिया जाता है। किन किन फील्ड में देते हैं? तो केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, ठीक है, मेडिसिन, बायो नहीं बोलते हैं, मेडिसिन बोला जाता है, मेडिसिन, फिर आपका लिटरेचर, ठीक, पीस, शांति के लिए, और छठा हो गया आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 1969 में ऐड किया गया है, पहले नहीं हुआ करता था ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इसको 1969 में वो किया गया है, ठीक है भाई। और मैक्सिमम एट अ टाइम कितने लोगों को मिल सकता है? 3 लोगों को, 3 पीपल, 3 लोगों को मिल सकता है। मान लो केमिस्ट्री से अगर हाईएस्ट कितने लोगों को मिलेगा? 3 लोगों को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। कम हो सकते हैं, मान लो कि 2025 में केमिस्ट्री की फील्ड में 1 को मिला, लेकिन 2024 में 3 को मिला था, तो मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, जो ये साइंस वाले हैं, ये स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो देती है, तो स्वीडन कंट्री जो है ये देती है ये वाले, ठीक है, सारा का सारा वैसे स्वीडन देती है। पीस जो है ये नॉर्वे देता है, नॉर्वे जो है वो पीस के लिए, शांति के लिए कौन देगा? नॉर्वे देता है, तो ये ध्यान रखना है अपने साथ में, ठीक। पहला इंडियन कौन था भाई? तो 1913 में टैगोर हुआ करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी, गीतांजलि बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। ये पोएम है, इसके अंदर क्या था? पोएम्स थी। 1910 में लिखी थी इन्होंने, 1913 में जाके इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर सीवी रमन फिजिक्स में मिला है, इनको लिटरेचर में मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला है, इन्होंने रमन्स इफेक्ट दिया था, जो कि 1927 में दिया था इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि कब इन्होंने ये दिया था, 27 में इन्होंने दिया था ये, 30 में इनको जाके जो है वो मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन इनको कहा जाता है। भारत रत्न पाने वाले ये पहले वो भी हैं, सीवी रमन, भारत रत्न भी मिला इनको 1952 में, ठीक है, ध्यान रखना है वाला। इसके अलावा मदर टेरेसा जो है उनको मिला था, हरगोविंद खुराना को मिला था, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। अभिजीत बनर्जी एक नाम आते हैं, अभिजीत बनर्जी, इनको मिला है 2019 में, इनको और इनकी वाइफ को। देखिए ये फुली इंडियन नहीं है, हाफ इंडियन हाफ यूएसए या किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं। इनको इकोनॉमिक्स में मिला था, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है इनको दिया गया था, ठीक है भाई, तो ये भी आपने याद रखना है। और इकोनॉमिक्स में और भी मिला है अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन भी याद रखना आपने, उनको भी इकोनॉमिक्स में मिल चुका है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु सर्व्ड एज वाइसराय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तो देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड रिपन जो है ये भी 1800 में थे, ये 1870s में, तो ये भी वाइसराय थे वैसे ये, और माउंटबेटन भी वाइसराय रह चुके हैं। देखिए थोड़ा आपको समझ के करना पड़ता है, ऑप्शन देख के। लॉर्ड रिपन का टाइम जो था, देखो अगर हम बात करें 1773 से लेकर 1832 तक, तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1832 में ये पोस्ट खत्म हो गई और 1858 तक ये रही भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और 58 से लेकर 1947 तक जितने भी आए हैं वो वाइसराय थे, तो ये भी वाइसराय है, ये भी वाइसराय है, रिपन जो है। लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट वाला ही मानकर माउंटबेटन को ही करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन, आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू गाइस।